अच्छा, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इकट्ठे चलते हैं। एक स्टेज ऐसे आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में इक्वल हो जाता है। ऐसी स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम की स्टेज बोलते हैं। तो रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। यहाँ से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर जब वहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्सी लिख देते हैं एट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्सी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी हम लोगों ने। अब जब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ओवरऑल हम लोगों ने रेट की इक्वेशन लिखनी है रेट लॉ के अकॉर्डिंगली। तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर तो दो रिएक्शन हैं, डेट इज़ वन इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन, अदर इज़ कॉल्ड एज द रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट किस तरह से होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अलग लिखना पड़ेगा, रिवर्स रिएक्शन के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए की कंसंट्रेशन, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यहाँ पे ए इज़ द रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अब जब टाइम ठीक हो था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन, क्योंकि टाइम टी के ऊपर ए माइनस एक्स रह गई थी इसकी कंसंट्रेशन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज द के एफ फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ए माइनस एक्स। एक इक्वेशन तो आपके पास ये वाली बन गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इज द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स रिएक्शन, यहाँ पे मैं बैकवर्ड के लिए लेती हूँ, वो भी डायरेक्टली रिलेटेड होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। अब बैकवर्ड रिएक्शन राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो इसके अंदर रिएक्टेंट आपके पास बी रिएक्टेंट होगा, तो इसलिए ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो और बी डायरेक्टली रिलेटेड टू बी की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो आर बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो डेट इज अ कांस्टेंट के बी, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल नेट रेट कैसे निकलेगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आप हमेशा कैसे लिखते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये किसकी इक्वल होना चाहिए, जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उस केस में हम लोग लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ऊपर निकाल ली, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली, जस्ट हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर एफ की वैल्यू के एफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स माइनस आर बी की वैल्यू के बी इंटू एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को सपोज करें कि मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल होगा, के एफ, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वैसे आपके पास किसकी इक्वल है, के एफ इंटू ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स लेंगे। लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो मैंने कहा कि ग्राफिकली यहाँ पे ए माइनस एक्स ही आ जाएगा, तो सेम यहाँ पे ए माइनस एक्स ही ले लेते, इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू आर बी किसकी इक्वल है, के बी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो वो आपके पास आ जाएगी एक्स ही आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप एक काम करें, यहाँ से हम लोग के बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। के बी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है, दैट इज़ द के बी की वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज करें इक्वेशन नंबर 2 है, इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, और देन हमारी इक्वेशन जो है वो आगे से कंटिन्यू होगी। तो लेट्स सपोज हम लोग उसको आगे कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 क्या थी, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू kf a माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स, इस चीज़ की इक्वल थी। kf a माइनस एक्स एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे आपने के बी की वैल्यू पुट करनी है। के बी की वैल्यू आपके पास क्या आई, kf इंटू a माइनस एक्स सी और डिवाइडेड बाई एक्स सी, और यहाँ पे डॉट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखें kf दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ से kf को साइड पे कर लें, पीछे रह गया a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी डॉट एक्स, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये dx ओवर dt की इक्वल आ रहा है, सेम ऐसे ये भी dx ओवर dt की इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, kf तो वैसे ही कॉमन था, आप यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, एक्स ई को नीचे ले लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स ई ए माइनस एक्स माइनस ये आ जाएगा ए माइनस एक्स सी इंटू एक्स, ये इस चीज़ की इक्वल आ जाएगा। के एफ ए एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू एक्स सी माइनस एक्स एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू एक्स सी, फिर माइनस एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ए, और जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आगे प्लस, फिर एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स ई बन जाएगा, और ये होल किसके साथ डिवाइडेड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है एक्स ई के साथ, इक्वल किसके है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी के। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स सी और प्लस एक्स सी दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पे ए एक्स सी है और यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए को कॉमन ले लें, पीछे रह गया एक्स ई माइनस एक्स, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें से के एफ ए और इनको जो है वो अलग कर लें, एक्स ई और पीछे क्या रह जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स, ये चीज़ रह गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या होगा, इंटीग्रेट करने से पहले आप एक वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के एफ ए एक्स ई, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, और डी टी क्योंकि इस साइड पे जा रहा है तो आपने क्या कर लेनी है, इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेनी है। अब क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करवाने के लिए माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट करवाना है, तो आप माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करें, और यहाँ पे माइनस वन अंदर की तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स ई और इसकी इंटीग्रेशन डी टी, माइनस इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, अब इसका ले लेंगे, जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो ये इक्वल आ जाता है नेचुरल लॉग के एक्स ई माइनस एक्स के इज इक्वल टू के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स ई, और जब डी टी की इंटीग्रेशन करते हैं तो ये टाइम के इक्वल आ जाएगा, और फिर प्लस सी, सी क्या है, सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालने के लिए टाइम ज़ीरो, एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही है और एक्स की कंसंट्रेशन ज़ीरो इज इक्वल टू के एफ ए, यहाँ पे टाइम की भी ज़ीरो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई एक्स ई, और ये प्लस सी की इक्वल, ज़ीरो के टर्म पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो है, पीछे क्या रह जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई, तो आपके पास सी की वैल्यू जो है वो ये आ गई है। आपने सपोज करें मैंने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया था, तो आपने इसी वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करें तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स पी, तो एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू के एफ ए टी डिवाइडेड बाई एक्स ई, ये भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस सी की वैल्यू प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई की इक्वल, ये माइनस में है इस साइड पर जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, एक्स ई माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई इज इक्वल टू के एफ ए टी डिवाइडेड बाई एक्स ई। नेचुरल लॉग को कॉमन ले लें, नेचुरल लॉग को कॉमन लेंगे, पीछे वैल्यू एक्स ई डिवाइडेड बाई, ये क्योंकि माइनस में है तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, एक्स ई माइनस एक्स, ये होल नेचुरल लॉग के साथ है, इज इक्वल टू के एफ ए टी डिवाइडेड बाई एक्स ई की फॉर्म में। ठीक हो गया, ये वाली तो आपके पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन है आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जब आप इसका ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे तो वो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में है और वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको एक्स ई को, ठीक है, सपोज करें कि इसका हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, डेट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक्स के ऊपर आप हमेशा क्या रहते हैं, टी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपके पास वाई एक्सिस को अप्रोच करेगी, एक्स ई माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन की जो स्लोप आएगी, स्लोप किसकी इक्वल आएगी, के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स ई की, जब आपने के एफ की वैल्यू निकालनी होगी, के एफ की वैल्यू आ जाएगी स्लोप मल्टीप्लाइड बाई एक्स ई और डिवाइडेड बाई ए, ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसी इक्वेशन से आप यूनिट्स निकालना चाहते हैं के, तो के एफ की यूनिट्स निकालने के लिए आप इसी इक्वेशन को यूज़ कर लें, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, के एफ को इधर ही रहने दें, एक्स ई नीचे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स, ये टर्मिनोलॉजी थी, के एफ को मैंने कहा कि इधर ही रहने दें, ए इज आल्सो द कंसंट्रेशन, ए मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम भी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। के एफ की यूनिट्स निकालने के लिए टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, एक्स ई इट इज़ अ कंसंट्रेशन, ये आ जाएगी मोल पर डी एम क्यूब, नीचे वाली भी ए की कंसंट्रेशन वो भी आ जाएगी मोल पर डी एम क्यूब, डॉट एक्स ई आल्सो कंसंट्रेशन, वो भी आपके पास आ जाएगा मोल पर डी एम क्यूब, नीचे देखें एक्स ई माइनस एक्स इट इज़ आल्सो द कंसंट्रेशन, तो ये भी आपके पास आ जाएगी मोल पर डी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो के की यूनिट क्या बन जाएगी, पर सेकेंड। ठीक है, तो के एफ की यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी पर सेकेंड में। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये इक्वेशन आई है रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन की ही है इक्वेशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के एफ लिखा हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अगर इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन देखें तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, तो ये इक्वल आ जाएगा के एफ ए माइनस एक्स सी इज इक्वल टू के बी, और ये आ जाएगा एक्स सी की इक्वल। ठीक हो गया, अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप के एफ की वैल्यू निकाल लें, के एफ की वैल्यू इक्वल आ जाएगी के बी एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई, ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने यूज़ करना है, और आपने इस वैल्यू को किसके अंदर पुट करना है, आपने इस वाली वैल्यू को उठा के पिछली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई थी। ठीक है जी, जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन आई है ना, डेट इज़ द ये वाली इक्वेशन। ठीक है, आपने इसी ये वाली इक्वेशन आपने इसी इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर देना है। तो सपोज करें इक्वेशन नंबर 4 थी, तो मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 के अंदर डालें। तो सपोज करें इक्वेशन नंबर 4 स्टार्ट में एक्स ई माइनस एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू, ठीक है, के एफ की वैल्यू है
ज़ाहिर के एफ़ की वैल्यू डालनी है तो के बी एक्स सी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 80 और नीचे की तरफ भी इसके पास पहले से मौजूद था एक्स सी। ये एक्स सी किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स सी के साथ। पीछे वैल्यू क्या रह जाएगी, के बी डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी डॉट 80 और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, सेम जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है। अब जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये भी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी टाइम के साथ, और साथ में वाई एक्सिस के ऊपर एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स। यहाँ पे जो आपके पास स्लोप आएगी वो स्लोप इक्वल आ जाएगी के बी ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई की इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने कहा कि यहाँ तक ये वैल्यू निकालने के बाद मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स एक्शन के टर्म्स में ये इक्वेशन आ गई। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ करनी है कि हम लोगों ने इसको कंपोजिट रेट कांस्टेंट में लेके जाना है। व्हाट इज़ द कंपोजिट रेट कांस्टेंट? कंपोजिट रेट कांस्टेंट है के एफ और के बी का सम। ठीक है, यानी कि दोनों के रेट कांस्टेंट को सम कर लें। कंपोजिट रेट कांस्टेंट, कंपोजिट रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के सी के साथ, और के सी इज इक्वल होता है के एफ प्लस के बी की इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने के लिए, कंपोजिट रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम वही वाली इक्वेशन देते हैं। इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी की इक्वल है, तो ये इक्वल आ जाएगा के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी, और ये इक्वल आ जाएगा के बी इंटू एक्स सी की इक्वल है। ठीक हो गया। अब इसको के एफ को अंदर वाली साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें। के एफ ए माइनस के एफ इंटू एक्स सी इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स सी, ये इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, अब एक्स सी वाले टर्म्स को आप इकट्ठा कर दें। के एफ ए को इधर ही रहने दें, के बी एक्स सी प्लस के एफ एक्स सी, यहाँ से एक्स सी को कॉमन लिया जा सकता है, पीछे रह गया के बी प्लस के एफ, ये अंदर आ जाएगा, फिर के एफ इंटू ए। यहाँ से के बी प्लस के एफ किसकी इक्वल है, के सी की इक्वल है। हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कंपोजिट रेट कांस्टेंट, तो इसको मैं सपोज करें के सी की इक्वल ले लेती हूँ, इज इक्वल टू के एफ इंटू ए। तो के सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स सी की इक्वल है। ये आपके पास आ जाएगा कंपोजिट रेट कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास वो जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी, आपने सेम उस इक्वेशन के अंदर आपने जस्ट के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स सी की जगह पे वहाँ पे के सी पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 कुछ यूँ बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स सी की जगह मैं लगा देती हूँ के सी, और साथ में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो जो इक्वेशन है वो आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को सपोज करें इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, के सी इज द कंपोजिट रेट कांस्टेंट, और अब आपने वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, सेम वही वाली कंडीशन, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। तो यहाँ पे के एफ ये इक्वल आ जाएगा ए माइनस एक्स सी, और आर बी इक्वल आ जाएगा के बी इंटू एक्स सी, ये इस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्या करें, के एफ और के बी की रेशो ले लें। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है वो रेशो होती है हमेशा दो रेट कांस्टेंट्स की, तो रेशो लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू के बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक्स सी को एज इट इज़ रहने दें, ए माइनस एक्स सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। के एफ ओवर के बी, ये जो रेशो है ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल आती है, के इंटू ई क्यू लिख देते हैं, डेट इज़ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये के इक्विलिब्रियम की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा मज़ीद जो है वो कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वल है एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स सी, इसी वाली वैल्यू की इक्वल है। हम लोग इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं, ए माइनस एक्स सी को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें, ए माइनस एक्स सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू एक्स सी के इक्विलिब्रियम ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा के इक्विलिब्रियम ए माइनस के इक्विलिब्रियम एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है,
के इक्विलिब्रियम दूसरी साइड पे जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, एक्स ई प्लस के इक्विलिब्रियम एक्स ई। यहाँ से आप क्या करें, एक्स ई को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1 प्लस के इक्विलिब्रियम और ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम एक एक। ठीक है, अब यहाँ पे इन वाली टर्म्स को अलग कर देते हैं, ए और एक्स ई की टर्म्स को अलग कर देते हैं। के इक्विलिब्रियम को इधर ही रहने दें, 1 प्लस के इक्विलिब्रियम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स ई को इधर ही रहने दें, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आई है, इट इज़ द फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग नाम देते हैं फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन विच गिव्स द इंफॉर्मेशन। ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या चाहे वो रिवर्स रिएक्शन है। अगर बात करें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ग्रेटर आती है 1 प्लस के इक्विलिब्रियम से, ठीक है, तो ये हमें शो करता है कि जो एक्स सी ओवर इसकी जो वैल्यू रेशो है वो आपके पास इक्वल होती है 1 के। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि वेरी लार्ज वैल्यू जो है आपको इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हो गया है, अब रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं रहा, यानी ऑलमोस्ट वो कम्प्लीशन की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जब आप कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो आपके पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी, तो रिएक्शन के दौरान में आप किसी भी टाइम में आपके इक्विलिब्रियम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आपको इम्प्लाई करेगी, वो आपको बताएगी कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक हो चुका है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन है चाहे वो रिवर्स रिएक्शन है। अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर, रिएक्टेंट्स जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं और रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कम्प्लीशन। मतलब अब रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं रहा। रिवर्सिबल का मतलब होगा कि वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज हो रही हैं, लेकिन अब ये चीज़ इसके अंदर नहीं हो रही, तो यहाँ पर जाकर ये वाला रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है और इसी को हम लोग जो है वो रिलेट करते हैं विद द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, काइनेटिक कंट्रोल एंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो आपको एज एन असाइनमेंट जो है ना वो दे दूँगी आपको करने के लिए, वो आपने कर लेना है। बाकी इसका जो केस 2 है, जब हम इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत ले लेते हैं, इसका जो केस 2 है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला केस जो है वो ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है।